अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ आज के टाक शाक में। नाजरीन, आज 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर 2022, और आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर का दिन हमारी सियासी तारीख में बहुत अहम दिन है। और 12 अक्टूबर 99 में जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था। उस दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ था, हम एजाज सैयद से बात करेंगे। जब ये चीज़ें हो रही थी तो एजाज सैयद उनको विटनेस कर रहे थे। तो एजाज साहब कोई हमारे साथ कोई शेयर करें कि चीमा साहब आप किधर थे 12 अक्टूबर जब हुआ था? शाह जी, मैं तो उस टाइम हॉस्टल में सोया हुआ था। पूरी कौम की तरह आप भी सो रहे थे। मैं सो रहा था और मुझे किसी ने आके मेरे एक कोई रूममेट ने उठाया, दोस्त ने, उसने कहा लाहौर में? हाँ, अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसने कहा कि आपको पता है कि वो फौज आ गई। मैं किधर आ गई? मैंने समझे शायद हॉस्टल आ गई। उसने कहा भाई टेक ओवर कर गई है, मार्शल लॉ लग गया है। मैंने कहा अच्छा, वाह जी वाह। तो मैं फिर उठा और यानी कि उस टाइम हम तमाशे देख सकते थे और क्या कर सकते थे। तो आप किधर थे? चीमा साहब मैं ना अप्रैल 1999 में मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया। वाह जी वाह, आप तो मेरे से सीनियर हैं। ये जो लोग समझते हैं कि आप जूनियर हैं। कोई बात नहीं। तो अप्रैल 1999 में जर्नलिज्म ज्वाइन किया तो अक्टूबर 6 माह बाद ही अक्टूबर 1999 हो गया। कारगिल की वजह से तनाज़ा हुआ, उस डिटेल में नहीं जाते। अब आ जाते हैं 12 अक्टूबर के ऊपर सीधे जो बात हुई। तो मैं चीमा साहब न्यूज़ रूम में बैठा हुआ था, तो हमारे रिपोर्टर्स थे, महबूब भट्ट साहब थे, नैयर वहीद रावत थे। तो ये टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक राना साहब भी होते थे हमारे, तो वो फ़ोन पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो उन्होंने ना अचानक कहा कि अच्छा फ़ौज आ रही है, अच्छा हम भी पहुंच रहे हैं। तो मैं ना एक जूनियर रिपोर्टर था, तो मैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता था कि वो हों। तो मैं भी अपनी जो है ना आप अपने लेवल पे ही शुरू हो गए। मैं अपने लेवल पे पीटीवी के दफ्तर के सामने यहाँ पर पहुँच गया। और यहाँ पर चीमा साहब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, हैरान कुन थी मेरे लिए। मैंने देखा कि जो फ़ौज के जो दस्ते हैं ना, वो पीटीवी के गेट के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। और वो 2-4 फौजी थे उस वक्त। अच्छा, फिर हम वहाँ पर खड़े थे, तो और फौजियों के जो दस्ते हैं ना वो भी वहाँ पर पहुँच आए। और जो फौजी हैं कुछ अंदर गए, दरवाज़ा खोल के अंदर गए, और कुछ वापस आए और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने दरवाज़ा दोबारा बंद किया और फिर दरवाज़ा फलांग के क्रॉस किया उन्होंने। यानी कि दरवाज़ा पीटीवी का खुला था, तो वो कुछ अंदर चले गए, फिर दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया या क्या हुआ, तो कुछ फौजी हैं वो फिर दोबारा दरवाज़ा फलांग के अंदर गए। अच्छा, ठीक है। और इस वक्त वहाँ पर पीटीवी की इमारत के सामने मुझे अच्छी तरह याद है, ओवन बेनेट जॉन्स बीबीसी के बड़े मारूफ जर्नलिस्ट थे, वो मौजूद थे। हमारे महबूब भट्ट साहब और नैयर साहब ये भी मौजूद थे। फिर ये साले जाफ़र साहब को भी मैंने देखा, ये जंग के बड़े मारूफ रिपोर्टर हैं। फिर एक और साहब हैं, उनको भी मैंने देखा। तो ये जो लोग थे ये सारे वहाँ पे मैंने देखा। तो खैर मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। उस वक्त बाहर हमें ये बताया जा रहा था कि अंदर पीटीवी की इमारत के अंदर परवेज़ रशीद भी हैं, सेनेटर सैफुर रहमान जो कि एहतसाब ब्यूरो के सरबराह हैं वो भी हैं, और सैफुर रहमान साहब के साथ वहाँ पे सैफुर रहमान साहब के एक भाई थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे गालबन, तो वो भी वहाँ पर अंदर हैं। और मुजीब रहमान जी, बिल्कुल ठीक है, तो वो भी हैं। तो अंदर कॉर्डन ऑफ हो गया, और फिर हमने देखा कि थोड़ी देर बाद जो गाड़ियाँ हैं वो निकली वहाँ से, और फिर हमने देखा कि जो सिक्योरिटी है वो लो डाउन हो गई। हमें पता लगा असल क्या हो रहा था कहानी। सवाल ये है ना कि असल कहानी क्या थी। और चीमा साहब सिंस 12 अक्टूबर 1999 एक नैरेटिव पेश किया गया कि एक हुकूमत जो उस वक्त की थी, नवाज शरीफ हुकूमत, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने ज़मीन पे बैठ के हवा में मौजूद जो त्यारा था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उसको अगवा कर लिया, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब श्रीलंका से अपना दौरा मुकम्मल करके आ रहे थे। तो मैं जो नैरेटिव था ना, ये रियासत का जो नैरेटिव था, पीटीवी देता था उस वक्त खबरें, फिर बाकी अखबारात थे उर्दू के वो देते, मैं उस पर बिलीव करता था, बड़ी ईमानदारी से बिलीव करता था ये ऐसा ही है। तो हुआ ये, गोलियां भी बड़ी निकलती थी जी, वो फ्लां व्याग्रा और फ्लां जी। हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अखबार में ख़बर पढ़ी थी, गालबन साले जाफ़र साहब की थी या किसी की थी, मुझे सही याद नहीं है, कि उन्होंने कहा था कि जी शहबाज शरीफ साहब के कमरे से कुछ ऐसे रसाले, नवाज शरीफ साहब नहीं, नवाज शरीफ साहब का तो कमरा था, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी यहाँ पे अंदर एक कमरा था, तो वो कोई रसाले मिले हैं जो कि फौश रसाले हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, ये खबरें। अच्छा इजाज़, इसमें थोड़ी सी चीज़ मैं ऐड कर दूँ
कि जो लोग उस टाइम पीएम ऑफिस में थे उनमें से एक अफसर के साथ मेरी बात हुई, तो उसने कहा कि हमारे साथ फौजी भी थे, ये सिविलियन था। तो इसने कहा जी कि एक जगह पे ना कोई डिस्प्रीन की गोलियां मिली, तो वो सारी वो एंट्री कर रहे थे कि क्या क्या में मिला। तो मैंने कहा जी कि डिस्प्रीन की गोलियां, यानी कि हम लिखने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डिस्प्रीन नहीं लिखना। उन्होंने कहा क्या लिखना है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, लिखना है व्याग्रा की गोलियां वो मिली है। तो उसने कहा जी कि ये डिस्प्रीन है। तो उसने कहा कि नहीं, आपने ये लिखना है। उसने कहा फिर आप खुद लिख लो। वो जो है वो बाद में वो खबर भी बनी। यानी कि यही है कि बाज़ का रिपोर्टर को भी बड़ी देर बाद पता चलता है, लेकिन यही होता है कि जो एक ऑफिशियल नैरेटिव जो है उसमें वही चीज़ आई जी। खैर चीमा साहब, हुआ ये, अब सवाल तो ये है कि ये सारी कहानी शुरू कैसे हुई। कारगिल हो गया, नवाज शरीफ 12 अक्टूबर के ऊपर आ जाए। उस शाम नवाज शरीफ साहब जो है वो शुजाबाद के जलसे पर थे। ठीक है, शुजाबाद के जलसे पर थे और प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी प्लेन पर गए थे। प्राइम मिनिस्टर शुजाबाद में जलसा खिताब कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो प्लेन है उस पर एक्टिविटी हो रही थी। और वो चीमा साहब एक्टिविटी कौन कर रहा था? 3 बंदे थे प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में। एक थे परवेज़ रशीद साहब, जो कि उस वक्त चेयरमैन पीटीवी थे, पीटीवी के सरबराह थे और नवाज शरीफ साहब के बड़े ट्रस्टेड थे। दूसरे उनमें साहब थे, वो थे हुसैन नवाज साहब, जो कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे थे। और तीसरे जो साहब थे वो नज़ीर नाजी थे। ठीक है, और ये कर क्या रहे थे चीमा साहब? ये कर ये रहे थे कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उनको हटाने की, वो उसका ड्राफ्ट लिखा जा रहा था। तो यहाँ पर ये हुआ। तो मुझे किसी ने बताया था कुछ अर्सा पहले कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ पर किसी ने फ़ोन किया था। और उस फ़ोन को सुनने के बाद नवाज शरीफ साहब ने, मोबाइल होते थे उस वक्त, नए नए मोबाइल आए थे, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं जो बड़े संजीदा हो गए थे और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से ही हिदायत की थी इस्लामाबाद में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, सईद मेहदी साहब को कहा था कि आप मुझे एयरपोर्ट पे मिले, मैं इधर से निकलने लगा हूँ। और वहाँ पे ही उन्होंने हिदायत की थी शुजाबाद में ही कि सेक्रेटरी डिफेंस जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार थे, जो कि चौधरी निसार अली खान के भाई थे, वो भी एयरपोर्ट पे मुझे मिले। तो शुजाबाद से मैं उड़ने लगा हूँ। तो ये शुजाबाद से जब उड़े और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सेक्रेटरी डिफेंस जो थे वो मौजूद थे। और सेक्रेटरी डिफेंस को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप मेरे साथ बैठें, और ये दोपहर का वक्त है। ठीक है, और इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप मेरे साथ बैठे, और जो ही अंदर बैठे तो इन्होंने जनरल इफ्तिखार के घुटने पे हाथ रखते हुए इन्होंने कहा कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ को हटाने का फ़ैसला कर लिया है, और आप ना अगले बंदे का नोटिफिकेशन निकालें। ये जरा बता दें कि जनरल इफ्तिखार चौधरी निसार के भाई जी, जो कि उस टाइम सेक्रेटरी दिफा थे, बिल्कुल सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जी। और ये वही चौधरी निसार और ये वही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को बतौर आर्मी चीफ तैनात करवाने में मरकजी किरदार अदा किया था। मरकजी किरदार अदा किया। वो तो है, ठीक है, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पे जो इफ्तिखार साहब है ना, इन्होंने थोड़ा सा रजिस्ट किया, अगर मगर की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इनको कहा, ये बात जो है ये मुशर्रफ साहब ने भी कही हुई है, ये मुशर्रफ साहब ने भी बताई हुई है, अपनी किताब में भी लिखी हुई है। तो खैर जनरल इफ्तिखार वहाँ से उधर चले गए, डिफेंस मिनिस्ट्री चले गए, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वज़ीर आज़म ऑफिस में आ गए। वज़ीर आज़म ऑफिस में आए, इन्होंने सईद मेहदी साहब को कहा कि आप जो नई अपॉइंटमेंट कर दें जनरल ज़ियाउद्दीन की। ज़ियाउद्दीन साहब को भी मीनवाइल बुला लिया गया यहाँ पे, जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को। ठीक है, जो कि DGISI थे उस वक्त के। जनरल ज़ियाउद्दीन साहब वहाँ पर पहुँच गए। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑर्डर है वो सईद मेहदी साहब ने पहले से, जो तैनाती का ऑर्डर था ना, जनरल मुशर्रफ को तैनात कर दिया, जनरल जो जहांगीर करामत की रिमूवल के बाद या उनके हटने के बाद, वो भी सईद मेहदी साहब ने ही टाइप किया था। अच्छा, तो उसी का नाम इन्होंने चेंज करना था कि जी उनको तैनात किया जा रहा है, डेट चेंज करनी थी, नाम चेंज करना था। वो प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद ईवान सदर चले गए खुद, और जाके जो उस वक्त के जो सदर थे रफ़ीक तारड़ साहब, उनसे वो साइन करवा लिया, और सदर रफ़ीक तारड़ साहब ने साइन किया और उसके ऊपर लिखा सीन। ठीक है, और वो साइन हो गया। और बाद में ये बात भी ये की गई कि जी प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव तो नहीं किया था ना, सीन लिखा था। ठीक है, तो एक ये हुआ। खैर प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस आए तो परवेज़ रशीद साहब की हिदायत पे जो PTV की जो टीम है वो जो है वो यहाँ पर आ गई हुई थी। फिर एक सेरेमनी की गई,
उस वक्त ISI के इस्लामाबाद डेट के इंचार्ज थे, कर्नल फ़हीम उनका नाम था। ठीक है। वो आए थे, तो उन्होंने जो नए आर्मी चीफ के लिए जो बैजेस है ना, बैजेस का बंदोबस्त उन्होंने किया था। तो खैर उसमें कोई एक आध बैज को कम भी हो गया था, जो किसी और अफसर वहाँ पे मिलिट्री सेक्रेटरी ने अपना जो बैज है वो लगा के पूरा किया था आर्मी चीफ को। तो जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा की आर्मी चीफ की तैनाती की वीडियो बनी, PTV की फिल्म बनी, और वो जो फिल्म जो है वो PTV हेडक्वार्टर चली गई। अब PTV हेडक्वार्टर में शाम की जब खबरें हुई ना चीमा साहब, तो मामूल का खबरनामा चल रहा था, तो उससे रोक के ये खबर चलाई गई कि वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ तैनात कर दिया है जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को, जो कि DG ISI थी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब को बरतरफ कर लिया, उनके ओहदे से बरतरफ कर लिया है। अब टेक्निकली ये बात सुनिए कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं वो श्रीलंका में हैं। श्रीलंका में परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं और श्रीलंका से वापस आ रहे हैं, ठीक है। और इधर जो आर्मी है पिंडी में वो तैयार बैठी हुई है। क्यों तैयार बैठी हुई है? अब सवाल ये पैदा होता है कि तैयार इसलिए बैठी हुई है चीमा साहब, जो बाद में पता लगा मरहूम जनरल शाहिद अजीज साहब ने बताया है। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने अपनी किताब में भी कहा है ये खामोशी कब तक, ये खामोशी कब तक। और ये जनरल साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जिसमें जो मालूमात है, उनके दो एस्पेक्ट हैं किताब के, एक मजहबी एस्पेक्ट है, एक है मालूमाती एस्पेक्ट। मालूमाती एस्पेक्ट कमाल का है, बहुत अच्छा, खुदा उनको उगरी के रहमत करे। तो मुशर्रफ साहब ने जाने से पहले आर्मी हाउस में एक मीटिंग की थी। ये थोड़ा सा वजाहत कर दें कि जनरल शाहिद उस टाइम DG मिलिट्री ऑपरेशन, जी DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे। मैं वो आई विटनेस अकाउंट अपना, नहीं मैं उसी में बताने लगा था ना कि वो उसमें। तो जनरल शाहिद अजीज साहब ने बताया कि आर्मी हाउस में मुशर्रफ साहब ने एक मीटिंग की थी जिसमें 5 अफराद थे। 5 अफराद कौन थे? उस वक्त के कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद अहमद उस मीटिंग में मौजूद थे। उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उस वक्त के DGMI जनरल एहसान, ये वही जनरल एहसान है जो कि बाद में चीफ ऑफ जनरल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे, आजकल रिटायर है, इस्लामाबाद में ही रहते हैं। वो उस वक्त DGMI थे, मेजर जनरल थे। ये 3 बंदे ये थे। चौथे थे DG मिलिट्री ऑपरेशंस खुद जनरल अजीज, और 5वें थे जनरल परवेज मुशर्रफ। तो श्रीलंका जाने से पहले मुशर्रफ साहब ने ये मीटिंग की, और इस मीटिंग में पता है क्या है चीमा साहब, उन्होंने कहा कि मैं श्रीलंका जा रहा हूँ और मेरे पीछे से अगर हुकूमत ने कोई शरारत की तो आप में से हर किसी को इस बात का अख्तियार होगा कि वो मुल्क में मार्शल लॉ नाफज कर दे, ठीक है। ये तैयार हो चुके थे, ठीक है। अब सूरत हाल ये हुई कि वही हुआ, जब TV पे खबर चली तो उस वक्त जो 111 ब्रिगेड के जो कमांडर थे ना, जो जिनके जिम्मे होती है सिक्योरिटी किस किस की, वज़ीर आज़म हाउस की, सदर हाउस की, अहम जो इमारतें हैं, ये फौज की 111 ब्रिगेड इसकी सिक्योरिटी देखती है। इससे पहले ये पुलिस की पास सिक्योरिटी होती थी। अच्छा, यानी कि जो थे ना भुट्टो साहब के दौर तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर तक जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो ये पुलिस के पास होती थी। फिर ज़ियाउल हक आ गए तो फिर ये फौज के पास आ गई, फिर 111 ब्रिगेड के पास आ गई। तो इन्होंने पहले से एक इंटेलिजेंस वालों ने पहले से एक तैयारी की हुई थी, ठीक है। अब सलाउद्दीन जो सत्ती थे, जो 111 ब्रिगेड के कमांडर थे, ये ब्रिगेडियर थे। ये उस दिन इनकी सलाउद्दीन सत्ती साहब की सालगिरह थी। अच्छा, 12 अक्टूबर 1999 ये उनकी सालगिरह है। और गालबन ये पैदाइश भी मुझे याद नहीं, शायद 63 के हैं या इस तरह की इनकी पैदाइश, 63 है, इस तरह की पैदाइश है इनकी, या 73 है, 63 है। तो हुआ ये कि जब ये इन्होंने घर पे कोई फंक्शन था इनका, तो इनका बेटा है, तो वो भागता हुआ आया कि आर्मी चीफ तब्दील हो गया। तो इन्होंने सुना कि ये आर्मी चीफ तब्दील हो गया, ये भागे गए, TV पे देखा तो आर्मी चीफ तब्दील होने की खबर थी। तो इन्हें पता था करना क्या है। इन्होंने फौरी तौर पे जो 111 ब्रिगेड जो आती है वो कोर कमांडर के नीचे आती है। कोर कमांडर पिंडी कौन थे? जनरल महमूद। जनरल महमूद को फ़ोन लगाया तो पता लगा उनकी जो एहलिया थी वो उनसे पता लगा कि वो तो टेनिस खेल रहे हैं, और जनरल अजीज़ भी शायद टेनिस खेल रहे थे। तो इन्होंने टेनिस की जगह पे फ़ोन किया, टेनिस वाले जो कोर्ट है, टोपी रख साइड पे ये है ना इनका टेनिस का गालबन, तो वहाँ पर फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा बहुत अर्जेंट है, उनको फौरी तौर पर बुलाया। उन्होंने कहा वो जनरल है, उन्होंने कहा बताओ जनरल है, जो भी हैं बताएं, फौरी तौर पे आएँ।
जनरल महमूद आए इनका फ़ोन सुनने और इन्होंने उन्हें फ़ोन पे बताया कि जी इस तरह हो गया। और ज़ाहिर है जनरल महमूद ने इनको बताया हुआ होगा कि इस तरह अगर कोई बात हो तो आपने फौरी एक्शन लेना है, ठीक है। अब उस वक्त जो टेनिस खेलते हुए जो जर्नैल है ना, वो चीमा साहब GHQ भागे और उन्होंने हिदायत कर दी इनको सलाउद्दीन सती साहब को कि जाओ और तुम जाके कब्जा कर लो, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी कब्जे में ले लो, PTV को भी कब्जे में लो और जाके ये खबर रुकवाओ, PTV पे ये खबर दोबारा नहीं चलनी चाहिए। फिर वहाँ से एक दस्ता आया PTV में, उसको वो मेजर शहजाद नाम थे गालबन, मुझे नाम भूल रहा है, उनको PTV में रोक लिया गया और उनको जो प्राइम मिनिस्टर के मिलिट्री सेक्रेटरी थे जावेद इकबाल, वो आ गए, उनको भी पता लगा कि कोई मेजर आया, तो उन्होंने उसको डराया धमकाया, ये ब्रिगेडियर थे जावेद इकबाल, तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया। और कमरे किस में बंद किया? जहाँ पर टेलीफोन लगे हुए थे। अच्छा। उन्होंने अंदर से फ़ोन करके बाकी पीछे बताया और कहा जी आ जाओ, ठीक है। खैर पीछे से फ़ौज आ गई, जो जनरल अजीज़ थे वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उन्होंने सबको फ़ौज को अलर्ट कर दिया और कहा कि जी कू हो गया, आप एक्टिव हो जाएं। फिर सारे सूबों में, पंजाब में अलग कार्रवाई हो गई। सिंध जो है सबसे इम्पॉर्टेंट था। अब सिंध में और जाने से पहले चीमा साहब मैं आपको बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा था। अच्छा। ये बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, ज़ियाउद्दीन साहब जो थे, ज़ियाउद्दीन ख्वाजा साहब, वो वहाँ पर बैठ के टेलीफोन कर रहे थे कि मैं आपको कोर कमांडर बनाऊंगा, आप फलां जगह कोर कमांडर, और मुख्तलिफ जो जर्नैल हैं जिनको पता लग रहा था वो मुबारकबादें देने भी आ रहे थे कि PM, और वो इंस्टेंट के होता ये होना, वैसे यही चाहिए था कि वो GHQ जाते और अपनी कमांड लेते, तो वो इधर ही बैठे हुए थे। और गालबन जनरल अकरम भी और एक दो और जर्नैल भी इनको मुबारकबाद देने यहाँ पर आ गए कि इन्होंने बुला लिया उन्हें फ़ोन करके तुम आ जाओ। तो आगे सूरत हाल ये हुई कि 111 ब्रिगेड चूँकि ऑलरेडी PM हाउस में तैनात होती है, तो जब उनको ऑर्डर आया ना कि एक्टिव हो जाओ, तो वो एक्टिव हो गए। अच्छा। उन्होंने जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और मूवमेंट जब कंट्रोल चीमा साहब हो गई तो वहाँ पर पता लगा कि ये तो मामलात ख़राब हो गए। चूँकि PTV पे जब खबर चली थी और उसके बाद वहाँ पर एक दस्ता आया था फ़ौज का, तो उसकी इतला भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुँची थी। सही है। तो वो ब्रिगेडियर जावेद इकबाल जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर समझाया, लेकिन उस वक्त तक काम ख़राब हो चुका था। फ़ौज जो है ना एक्टिव हो गई थी, फ़ौज आ चुकी थी और प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पर बैठे हुए थे, जो नवाज शरीफ साहब हैं, और जो है फ़ौज वो आ गई। फ़ौज आ गई तो नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, तो नवाज शरीफ साहब अपनी पहले वो UAE के जो फरमारवा हैं शेख ज़ियाद अन नहयान, उनसे भी ज़ैद बिन अन नहयान गालबन, उनसे उनकी बात हुई। फिर बाद में उनकी एहलिया से बात हो रही थी, पता नहीं उनकी एहलिया मेरे हाल में लाहौर में थी, तो वो उन्होंने अपनी एहलिया को बताया कि बस ये आ गए, फिर बाद में बात होती। तो जब ये बातें हो रही थी तो इस दौरान जनरल महमूद आ गए वहाँ पे PM हाउस में और बड़े गुस्से में आए और उन्होंने आके गुस्से में सलूट भी किया। अच्छा। ठीक है, सलूट भी किया। और साथ उनके जनरल अली मोहम्मद जान औरकज़ई जो बाद में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर रहे, वो भी आए, उन्होंने सलूट किया। तो जनरल महमूद ने कहा कि सर आपने बड़ा गलत किया है, ये आपको नहीं करना, सर ये ऑर्डर वापस लें। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कहा ओवर माई डेड बॉडी। ये एक तारीखी हकीकत है, ये सारे करैक्टर्स ये जिंदा हैं। मैंने उस कमरे में जो मेजर खड़े थे उनका भी इंटरव्यू किया हुआ है और बड़ी मेहरबानी उन्होंने, वो आजकल इत्तेफाक से इस्लामाबाद में ही होते हैं, किसी जगह काम करते हैं। ये बहुत सारे आई विटनेस अकाउंट है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, उन्होंने कहा मैंने जो फैसला कर दिया वो कर दिया। उन्होंने कहा आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंस इस पर भुगतने पड़ेंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप करें, जो करते हैं आप करें, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, अब आप करें। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो नवाज शरीफ साहब को PM हाउस के अंदर ही एक कमरा होता है जो कि ग्लास रूम कहते हैं उसको, उसके अंदर अकेले में बिठा दिया और उसको रंग करवा दिया ताकि वो बाहर से अंदर कोई ना देख सके कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, इससे पहले भी एक छोटा सा वाक़या हुआ, जब बाहर एक्टिविटी हुई ना चीमा साहब, ये फ़ौज शोज आने की, तो फ़ौज का नया दस्ता एक जो है वो भी आ गया उधर, PM हाउस में भी आ गया। तो ज़ियाउद्दीन ख्वाजा वहाँ पर बाहर गए, उन्होंने कहा लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा शगड़ा नहीं करना, वो झगड़ा भी रुका। अच्छा, अंदर जो सिविलियन अफसर थे ना चीमा साहब, वो बड़ी मखमसे का शिकार थे कि आप क्या करें। तो एक शायर हैं बड़े मशहूर, वो मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म
हाउस में, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि वो PR के शोबे से वाबस्ता थे, शोएब नज़ीर, ये उनसे मंसूब है। तो उन्होंने मशवरा दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर भी जब बुरा वक्त आया ना, तो आपने क्या किया था कि लाइटें बंद कर दी थी, तो आप भी इजाज़त दे दें जो जाना चाहता है, जो आपको अभी इस वक्त छोड़ ताकि हम निकले। ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, जो जाना चाहता है वो चला जाए। अच्छा, रोशनी में चले जाए, रोशनी में चला जाए। अच्छा, फिर शोएब नज़ीर साहब चले गए थे, ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जान की मान पाऊँ तो मैं चला जाऊँ, तो शोएब नज़ीर साहब के बारे में इतला आई है कि वो चले गए। तो अलबत्ता इनके साथ इंफॉर्मेशन के एक अफसर थे, शायर लोग हैं, इन्हीं के किन कामों में फंस गए। वो ज़ाहिर है शायर लोग शायरी कर सकते हैं ना, देखे वो सोबतें बर्दाश्त, दूसरों को प्रोवोक कर सकते हैं। ठीक है, अब इलामा इकबाल भी तो देखे ना, उन्होंने शायरी की है ना, उन्होंने कोई इस तरह की तो ठीक, एनी हाउ। तो हुआ ये चीमा साहब के ये इस तरह की यानी कि मज़ाहिया वाक़यात भी वहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन बहुत सा जो स्टाफ था, प्राइम मिनिस्टर के जो प्रेस सेक्रेटरी थे वो वहाँ पर मौजूद रहे। वो बल्कि आपके वो हैं जट बरादरी है आपकी, और राय साहब, जी राय साहब, मैं अभी एकदम स्लिप कर गया उनका। ठीक है, तो राय साहब जो हैं वो वहाँ पर रहे, और राय रियाज अभी उन्होंने, राय रियाज साहब ने बड़ी अच्छी किताब भी लिखी है, और आपको ही भेजिए, मुझे भेजिए, आपने अभी उस पर बात नहीं वो मैं राय रियाज साहब की किताब, सच्ची बात यह है कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं उसका रिव्यू लिखना चाहता था, क्योंकि मैं ये वाक़या भी पढ़ना चाहता था कि लिखा है या नहीं लिखा, तो मैं नहीं वो पढ़ पाया। एनी हाउ, तो राय रियाज साहब भी वहाँ पर थे और लोग भी मौजूद थे, तो वो वहाँ पर रह गए। अच्छा, जो सईद मेहदी साहब है वो वहाँ पर मौजूद थे, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अच्छा, अब ये हुआ ये कि बाद में रात गए नवाज शरीफ साहब को पिंडी के मिलिट्री जो मेस है वहाँ पर लेके गए। फिर बाद में आपको पता ही है कि बाद में इनको अटक जेल ले गए, फिर लांडी जेल भी रखा, फिर अटक जेल में ट्रायल हुआ, वो लंबी कहानी 12 अक्टूबर के दिन के ऊपर आते हैं। अब चलते हैं चीमा साहब लाहौर, और फिर कराची जहाँ पे असल काम था। लाहौर इसलिए जाना ज़रूरी है कि पंजाब है ना, ज़रूरी। तो पंजाब में ना उस वक्त चीमा साहब खालिद मकबूल कोर कमांडर थे। ठीक है, खालिद मकबूल साहब किसी काम से उस दिन गुजरांवाला आए हुए थे। अच्छा, तो उनके नीचे थे तारक मजीद साहब। तारक मजीद साहब ने टेक ओवर किया लाहौर का CM हाउस, गवर्नर हाउस, और ये सारा वो तारक मजीद साहब फोत हो गए, तारक मजीद साहब वाला। जी हाँ, ये भी जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। जी। अच्छा, अब लाहौर चलते हैं, कराची चलते हैं, सिंध में असल काम उधर होना था, क्योंकि मुशर्रफ साहब का जो त्यारा है ना वहाँ पे लैंड करना था। शायद टैंकी फुल करा लो तो आपने पूरा पाकिस्तान फिरना है। जी नहीं, बस वापस ज़्यादा हम नहीं वो करेंगे कि 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, हम तो वो बात कर रहे हैं। चीमा साहब, हुआ ये कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का त्यारा आया ना पाकिस्तान की फ़िज़ा के अंदर, तो उस वक्त चेयरमैन जो PIA थे ना वो शायद खाकान अब्बासी थे। ठीक है, ये जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे। तो चेयरमैन PIA की हिदायत पे DG सिविल एविएशन ने, उन लोगों ने उसको, उस त्यारे को हिदायत की थी, जहाँ तक मुझे याद है कि नवाब शाह या सखर एयरपोर्ट पे आप उतर जाएं। ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम का कुशन लेना चाहते थे जनरल ज़ियाउद्दीन भी गालबन, कि उतना टाइम हो कि ये कमांड अपनी पूरी ले ले। ठीक है, तो जो त्यारा जब इनको कहा गया ना परवेज़ मुशर्रफ साहब को त्यारे में, ये एक आम फ्लाइट थी, गालबन PIA की फ़्लाइट थी उसके ऊपर, तो मुशर्रफ साहब अंदर ना ठटके कि ये क्या हो रहा है, कि ये जहाज़ क्यों तब्दील किया जाए। तो वो मुशर्रफ साहब अब आ रहे थे, तो उनके साथ एक स्कूल के बच्चे भी थे, वो भी कहीं बाहर से आ रहे थे, कुछ और मुसाफिर भी थे। तो मुशर्रफ साहब अकेले थे, उनके साथ सिर्फ एक फ़ौजी अफसर था। अच्छा, चीमा साहब, वो अंदाज़ा करें वो फ़ौजी अफसर कौन था, और आप उसे जानते भी हैं। अच्छा, वो उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर नदीम ताज। अच्छा जी, और ब्रिगेडियर नदीम ताज कौन थे, जो बाद में DG MI बने, और बाद में DG ISI भी बने। बेनजीर भुट्टो का जब मर्डर हुआ है, जी, तो उस टाइम वो बेनजीर को कन्विंस करते रहे कि उधर ना जाएं। वो DG ISI थे, DG ISI थे। वो उस रात करते रहे, कन्विंस करते रहे कि नदीम ताज साहब, 2 नदीम है, एक नदीम एजाज है, उनका नाम बड़ी कंट्रोवर्सी में लिया जाता रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी में लिया जाता रहा है। एक नदीम ताज है, तो उनका उनके वाले से कोई इतनी कंट्रोवर्सी सामने, नदीम काफ़ी हैं आज, नदीम अंजम है, आज भी नदीम अंजम है, नदीम तो फिर नदीम है ना। अच्छा, हुआ चीमा साहब ये कि ब्रिगेडियर नदीम ताज
और जनरल मुशर्रफ वहाँ पर जहाज़ में मौजूद थे, 2 फौजी। अब इनको पता लगता है कि जी त्यारे को तो ये मुशर्रफ साहब भी कहते हैं कि उधर आए त्यारे में और कॉकपिट में उन्होंने बात की क्या मसला क्या है। तो उन्हें बताया गया कि जी मिलिट्री सेक्रेटरी ने पहले आर्मी चीफ को बताया, फिर आर्मी चीफ भी गालबन उतर गए। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने इधर उतरना है। अच्छा, ठीक है। तो इन्हें जो एयरपोर्ट पे पता चला कि उन्होंने कहा यार यहाँ पर तो जो है ना वो फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है। ठीक है, फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। तो अब मुशर्रफ साहब परेशान हो गए कि कहीं फ़ौज ने जो कब्ज़ा कर लिया ये ना हो कि मैं नीचे उतरूँ गिरफ्तार हो जाऊँ। ठीक है। तो अब मुशर्रफ साहब जो है ना वो जहाज़ को लेके ऊपर हूवर करने लग पड़े कि मैंने नीचे उतरना है या नहीं उतरना, या ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी थी कहीं और ले जाते थे। अब ये होगा कि मेरे वाली फ़ौज है, ये जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट वाली फ़ौज है। दिस इज़ द पॉइंट। तो हुआ ये कि जो कराची का एयर ट्रैफिक कंट्रोल था ना, उस पे मुशर्रफ साहब ने मिलिट्री के एक अफसर गालबन उस्मानी साहब थे, जनरल मुजफ्फर उस्मानी, जो कि कराची कोर कमांडर थे। कराची के कोर, उनसे बात हुई। इससे पहले जनरल इफ्तिखार भी थे वहाँ पे, लोकल मेजर जनरल थे गालबन। तो जनरल उस्मानी से जब उनकी बात हुई ना चीमा साहब, तो मुशर्रफ साहब ने पता है उनसे क्या सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं सर उस्मानी बोल रहा हूँ। उसने कहा जी मुझे बताओ मेरे कुत्ते का नाम क्या है। अच्छा, ताकि वो यकीन करें कि ये वही है, उस्मानी है या। तो उस्मानी साहब ने कहते हैं कि कुत्ते का नाम बताया तो मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने त्यारे को नीचे उतरने का कहा। वैसे ज़्यादा इससे ये पता चलता है कि आर्मी चीफ के कुत्ते का नाम कभी लेफ्टिनेंट जनरल को पता होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी होता। तो चीमा साहब वो ये अगर कुत्ते का नाम ना पता होता ना तो ये आज मैं और आप जो गुफ्तगू गए शायद इस तारीख किसी और समत में होती। ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि वहाँ पर सिंध पुलिस के जो चीफ थे, आजकल के सेंटर हैं राना मकबूल, वो भी आए हुए थे, और भी बहुत सारे लोग, तो ये सारे गिरफ्तार हो गए। तो खैर मुशर्रफ साहब नीचे उतरे और वहाँ पर एक और मज़ाहिया वाक़या आपको सुनाता हूँ, और ये वाक़या मुझे जो ख़ुद जो है शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब ने सुनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है। वो वाक़या चीमा साहब ये है कि जब मुशर्रफ साहब उतरे ना उधर कराची एयरपोर्ट पे, तो शाम हो चुकी थी और रात हो चुकी थी और बड़े परेशान थे कि क्या। तो उन्होंने अपने किसी अफसर को कहा वो पीरज़ादा को ढूंढो, पीरज़ादा को ढूंढो। अब वो किसी ने ना गलती से हफीज़ पीरज़ादा को डायल कर दिया। अच्छा। ठीक है। उन्होंने क्या रॉन्ग नंबर? नहीं, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा मुझे क्यों मिलना चाहते हैं? उसने कहा जी वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ना सफ़र करें। इन शॉर्ट कि वो ना मीटिंग नहीं हुई, हफीज़ पीरज़ादा साहब इनके नहीं मिले एट दैट टाइम। अच्छा, अब हुआ ये कि वो फिर बाद में पता लग गया कि जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा हैं वो तो इस्लामाबाद में है। तो मुशर्रफ साहब त्यारा लिया और इस्लामाबाद ही उन्होंने आना था, क्योंकि यहाँ असल कब्ज़ा तो यहाँ पे था ना। तो इस्लामाबाद में मुशर्रफ साहब आए। शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब का ज़रा बता दें। हाँ जी। कि वो आज तक जितने डिक्टेटर आए हैं और नज़रिया ज़रूरत के तहत जितनी भी गुंजाइश मिली है, बहुत बड़े वकील थे, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत है वो ज़्यादा यही है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप के लिए राय हमवार की हैं, कानूनी तौर पे जो जवाज़ क्रिएट कर सकते थे। बल्कि जो जनरल मुशर्रफ का जो टाइटल है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो बताने वो भी शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने। जी। और शरीफुद्दीन पीरज़ादा कायदे आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। पर्सनल सेक्रेटरी। तो चीमा साहब वो आज तक अपने फौत होने तक वो जितने भी हुक्मरान आए हैं, फौजी हुक्मरानों के सब वो करीब रहे। जी हाँ। तो चीमा साहब हुआ ये कि ये शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब ने मुझे पीएम हाउस में इनका दफ्तर हुआ करता था, वहाँ पे ये बात बताई थी। खैर, तो उन्होंने कहा कि जी जो मुशर्रफ साहब आए ना सुबह मेरे पास, तो ये गालबन मैंने डेली टाइम्स में कोई ख़बर भी की हुई है इसके ऊपर एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा जी मुशर्रफ साहब आए तो मुझे साथ गाड़ी पे बिठा लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं मुल्क में मार्शल लॉ नहीं नाफिज करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा कंट्रोल मेरे ही हो। तो कहते हैं कि यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव हों लेकिन हम मार्शल लॉ की बात ना करें। उन्होंने कहा हाँ मुशर्रफ का हाँ ये चीफ एग्जीक्यूटिव। तो ये जो बात जो गुफ्तगू है ये गाड़ी के अंदर हुई है। अच्छा। तो वहाँ से जो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो लफ्ज़ है ना वो आया। तो फिर मुशर्रफ साहब ने तकरीबन आधी रात गुजर चुकी थी, मेरा 2-3 बजे के करीब कौम से खिताब किया था। और पहला जो खिताब था मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैंने न्यूज़ रूम में सुना था, और पहला जो खिताब है उसमें
जो मुशर्रफ साहब ने नहीं किया, कहा था कि हमने कब्जा कर लिया, उन्होंने कहा जी फौज आ गई है और फौज ने कब्जा कर लिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे सरबराह मान लिया और मान लिया, और ये फौज जो है ना ये बड़ी ज्यादती हो रही थी, बड़े जुल्म वगैरह कर रहे थे। तो ये अच्छा चीमा साहब, एक जो क्रेडिट जो मैं देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, आखिरी बात जो मैं ना चीमा साहब अक्टूबर 12 अक्टूबर 99 से लेकर 2003 तक ये जो एक नैरेटिव था ना कि जो त्यारा है वो नवाज शरीफ ने अगवा किया था, और मैं उस पर यकीन करता था। सरकारी नैरेटिव हम अखबारें पढ़ते थे वही, अच्छा अखबारें उस वक्त मैं ज़्यादा उर्दू पढ़ता था इनिशियली। अच्छा डॉन अभी भी आप उर्दू ही पढ़ते हैं? नहीं चीमा साहब, अब डॉन भी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी पढ़ते हैं? वो चीमा साहब मैं जब से अंग्रेजी अखबार में आपकी तरह काम किया ना तो फिर मैं अंग्रेजी अखबार भी पढ़ने लग पड़ा ना, तो अंग्रेजी मेरी को इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक हो गया, ठीक है। तो चीमा साहब हुआ ये कि मैंने ना 2003 में उर्दू अखबार में एक खबर पढ़ी कि BBC के साफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने एक किताब लिखी है, पाकिस्तान IF स्टॉर्म, तो उसमें बड़े तूफान की नज़र में। अच्छा चीमा साहब मुझे ना किताबें ख़रीदने का था, तो मैंने ना पहली जो अंग्रेज़ी की किताब ख़रीदी ना वो ओवन बेनेट जॉन्स की, थोड़े पैसे इकट्ठे करके, महंगी किताब थी उस वक्त भी, मुझे याद है 300-400 रुपए की थी। मैंने सुना उसने आपने कमेटी डाली थी। ठीक है, तो चीमा साहब ये ओवन बेनेट जॉन्स की वो किताब है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो किताब है। चीमा साहब मैंने इस किताब को पढ़ा ना तो मैं हिल के रह गया, क्योंकि जो मेरे बिलीफ्स थे ना वो बिलीफ तो ये थे कि नवाज शरीफ ने त्यारे पे कब्जा कर लिया है और नवाज शरीफ बड़ा क्रिमिनल है और ये है वो उसके बाकी जो सरकार का नैरेटिव जो था वो था। इस जर्नलिस्ट ने ओवन बेनेट जॉन्स ने चीमा साहब उस जहाज़ के अंदर जो थे ना पैसेंजर्स, उनका इंटरव्यू किया और इसने साबित किया जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जहाज़ के कॉकपिट की गुफ्तगू के साथ भी कि जो असल में त्यारा अगवा किया था ना वो चेयरमैन PIA की हिदायत पे या DG सिविल एविएशन की हिदायत पे नहीं हुआ था या उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे नहीं हुआ था, बल्कि असल त्यारा अगवा किया था और लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क में डाला था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। अच्छा। और उनके साथियों ने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और मुझे देखने का एक इंटायरली हाँ, डिफरेंट नैरेटिव दिया, एक इंटायरली डिफरेंट बातें आई। अच्छा चीमा साहब मैं ना हिल के रह गया, और भी बहुत सारी, ये तो मैंने एक बात बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि किस तरह एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमारी फ़ौज एक सिस्टमेटिक तरीके से तो ख़राब करती है, ये मुझे पता चला। और चीमा साहब आपको एक बात बता दूँ, मैं बहुत अरसा पीछा करता रहा, 6 साल 7 साल मैंने इंतज़ार किया सईद मेहदी साहब का, और सईद मेहदी साहब का मैंने 2008 में पहला इंटरव्यू किया, और जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा का भी 2008 में मैंने इंटरव्यू किया। पहला 7-8 साल इंतज़ार करता रहा, उनके घर जाता रहा, दरख्वास्त करता रहा और उनके पहले इंटरव्यूज़ किए। लेकिन चीमा साहब सबसे जो हैरानकुन बात थी ना वो पता क्या थी, जिस बंदे ने 12 अक्टूबर 1999 का कूप किया था ना, वो बंदा लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की पाया, फिर एक बैरून मुल्क में हमारा सफ़ीर रहा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाउद्दीन सत्ती, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। गुड मैन, उन्होंने मुझे बड़ा रिस्पेक्ट दी। तो मैं एक दफ़ा ना उनसे मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब, वो लंबी कहानी है कि वो मेरी उनसे कैसे मुलाकात हुई, वो भी किसी दिन अलग से उनके ऊपर बात करेंगे। तो मैंने जनरल साहब को कहा, मैंने कहा जनरल साहब आप इतना कुछ जानते हैं तो आप किताब क्यों नहीं लिखते, आपने तो फर्स्ट हैंड अकाउंट है आपके पास कि 12 अक्टूबर 99 को क्या हुआ था। तो जनरल सलाउद्दीन सत्ती आजकल बीमार हैं, ना खुदा उनको सेहत दे, उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा एजाज़ जो तुम किताब लिखने का कहते हो, हमने कोई अच्छा काम किया था कि किताब लिखें। अच्छा, यानी उन्हें एहसास था कि उन्हें इस बात का एहसास था कि ये बात ठीक नहीं है, उनसे गलत हुआ है काम, तारीख़ उन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखी जाएगी। तो मैंने फिर भी उनको ज़ोर दिया कि फिर भी आप ज़रूर किताब लिखें। और चीमा साहब मैं बात एंड करूँगा और उन तमाम फ़ौज के जो जर्नैल हैं, जो कैडेट्स हैं, उनको मुखातब होऊंगा और तमाम लोगों को भी मुखातब होऊंगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जितना भी बुरा हो उसमें रिफॉर्म का चांस होता है। फ़ौज जब आती है तो वो फ़ौज अपने अदारे को भी तबाह करती है और फ़ौज मुल्क को भी
दुरुस्त समझ पे नहीं लगाती। किसी जनरल ने ये बात की थी, उसने कहा कि फ़ौज के लिए जब फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व होती है ना, उसकी प्रोफेशनलिज्म पर सबसे बड़ा कारी ज़रब यही होती है, ये हमला सबसे बड़ा यही होता है। जी हाँ। तो चीमा साहब, मैं मोटी बात यह है कि फ़ौज के ऊपर आज जब मैं और आप भी बात कर रहे हैं तो इल्ज़ामात लगते हैं। इसकी जो बुनियादें अगर हम देखें ना तो 58 में तब से शुरू होती हैं जब अयूब खान पहले आए थे, फिर याहिया खान, फिर अच्छा एजाज, ये 12 अक्टूबर के हवाले से मैं भी कोई एक दो जी प्लीज़ आपने तो 1999 की बातें हुई ना, तो 2022 के हवाले से मैं बता दूं कि आज 12 अक्टूबर के हवाले से आज एक लेफ्टिनेंट जनरल भी 12 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं जी, और उनका नाम है सैयद अदनान। अच्छा, ठीक है। और इत्तेफाक से वो जनरल मुशर्रफ के भी डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी रहे। अच्छा, हाँ। अच्छा। और वो आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक। और वो जनरल बाजवा के भी चीफ ऑफ स्टाफ थे जब वो कोर कमांडर थे भिंडी। ठीक। और वो स्वाड ऑफ ऑनर थे। ठीक। और वो किस कोर्स के थे? जिस कोर्स में ये जनरल आसिम मुनीर हैं, जिसमें जनरल फैज़ थे, अच्छा, जिसमें ये बाकी लोग थे, ये जो ये इसको कहते हैं कि 76 PM लॉन्ग मार्च कोर्स जो है ना, एक लॉन्ग, तो उस लिहाज से यानी कि वो उसके टॉपर थे। ठीक है। अब ये देखें, किस्मत की बात देखें, और जिस तरह प्रमोशंस भी हुई हैं, अब लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि कौन चीफ बनेगा। तो कई लोग जो हैं वो बाज़ का तो उनकी प्रमोशन जिनकी जल्दी हो जाती है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, जिनकी लेट होती है वो आगे चले जाते हैं। तो वो आज 12 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और उनके जो बाकी दोस्त हैं वो आगे कंसिडर होंगे। तो ये उनके लिए भी ये एक बड़ा एक सैड मोमेंट है, यानी कि 12 अक्टूबर किसी और लिहाज से एक सैड मोमेंट है, लेकिन उनके लिए भी है। तो इस पर वो कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, ये होता है। लेकिन असल बात ये है कि 12 अक्टूबर 1999 के वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। नाजरीन, उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है और हम यकीन करते हैं कि फ़ौज भी सबक सीख रही है, फ़ौज ने भी वक्त के साथ सीखा है। फ़ौज जब भी सियासत में आएगी उस पर तनकीद होगी, कोई भी आर्मी चीफ हो या उसके नीचे कोई भी इंटेलिजेंस सर्विसेज हों, जब वो सियासत में आती हैं तो उनकी बदनामी होती है, सियासी जमातें उनके ख़िलाफ़ होती हैं। सियासी जमातें का मतलब है अवाम, और सियासी जमातें अगर नून लीग मुखालफत करे फ़ौज की तो तब भी गलत है, अगर PTI मुखालफत करे तो तब भी गलत है। पार्टियां गलत नहीं है, फ़ौज गलत है अगर वो सियासत में इन्वॉल्व होती है। तो इस दुआ के साथ कि हमारी जो फ़ौज है वो अपना हलफ जो उठा रखा है, उन्होंने काकूल में हलफ लेते हैं कि हम कभी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, कभी इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत करते करते सियासत में भी आ जाते हैं और ताकत बहुत बुरी है, और जब इस किसी के मुंह को लग जाती है तो छुटनी बड़ी, वो कहते हैं छुटती नहीं काफर मुंह को लगी हुई। तो दुआ ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, और ख़ुद फ़ौज के इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए और इंटेलिजेंस के इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए हमारी फ़ौज और हमारे फ़ौजी अफसरान सियासत से दूर रहें। इसी तरह पाकिस्तान मुस्तकम होगा।